नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोड 2005 में यूनिट 2 इक्विलिब्रियम की अच्छी तैयारी करनी है। देखिए, इस वीडियो में जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं वो ये हैं कोड 2005। वो ये हैं जो बुक 1 है उसमें एग्जाम्पल 7 पेज 54 और क्वेश्चन 5 पेज 66, और जो बुक 2 है उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, मोस्टली तो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्वेश्चन 14 पेज 75 ऑब्जेक्टिव है, उसका आंसर सी आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब पहले इसके मैं वीडियो में कुछ इसके आइडियाज़ दे चुका था। फिर क्वेश्चन 15 पेज 75 ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर ए होगा, और ये मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। और बाकी जो 4 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन 16 पेज 75, क्वेश्चन 17 पेज 75, क्वेश्चन 18 पेज 76, क्वेश्चन 21 पेज 76, ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चन 16 का आंसर बी है, 17 का ए है, 18वें का डी है, और 21वां जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। इसके आंसर में इसके एक्चुअली 4 आंसर दे रखे हैं, सही तो एक ही होता है, लेकिन ये चारों आंसर अपने आप में 4 क्वेश्चन की तरह ही हैं। हम जब तक चारों को चेक नहीं करेंगे हम आंसर दे ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी शायद इस वीडियो में कुछ करके दिखाऊंगा आपको, है ना। ये भी करके देखेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये लिया मैंने क्वेश्चन 5 लिया। पहले क्वेश्चन 5 पेज 66 बुक 1। देखिए ये रहा, ये क्वेश्चन 5 पेज 66 बुक 1। क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चित्र में ए और सी 2 छोटी चिकनी तथा भारहीन घिरनियाँ हैं। ये घिरनियाँ हैं पुलिस, जो एक ही क्षैतिज स्तर पर है, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। इन पर एक धागा ABC गुजरता है। धागा ABC दिख रहा, एक्चुअली ये पूरा धागा ये आखिर तक है ये, और ये पूरा है, ये नीचे बाहर लटक रहा है, यहाँ बाहर लटक रहा है। जिनके मुक्त सिरों पर, यानी ये जो धागे हैं ना, ये मुक्त यानी फ्री एंड पर 20-20 न्यूटन के 2 भार लटके हैं। यहाँ 20 न्यूटन, वहाँ पे 20 न्यूटन। धागे के बिंदु बी से 10 न्यूटन का भार लटक रहा है, ये 10 न्यूटन का भार है। अवनमन BD का मान ज्ञात करो। डिप्रेशन, एक्चुअली ये बी से डी है ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पता करनी अपन को। अच्छा, ये दूरियाँ दे रही कि आपको 2-2 मीटर, ये भी 2 मीटर है, ये 2 मीटर, ये आपको पता करनी है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कई प्रकार से कर सकते हैं। मैंने आपको लामी इसकी थ्योरम पे मैंने सवाल कई कराए मैं आपको, तो इस बार मैं लामी पे नहीं करूँगा, इसको एक अच्छे और सिंपल तरीके से करूँगा। देखिए कि पहले अपन ऐसा है, इसको एंगल को थीटा मान लेते हैं। दोनों एंगल इक्वल। अच्छा, ये सिमेट्री है क्योंकि इधर 2 है, इधर 2 है। आप देखेंगे ना, ये ट्राइंगल जो दिख रहे हैं, 2 ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है भाई। ये 2 है, ये 2 है, ये इसका एक तरह से लंब अर्धक है क्योंकि ये समकोण है। ये जब ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, ये दोनों 90-90 एंगल है, तो दोनों जो ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। अब देखिए, ये 20 न्यूटन का फोर्स ये लटक रहा है, भार लटक रहा है, यानी ये जो रस्सी दिख रही है डोरी की वाली, इसमें कितना तनाव है, 20 न्यूटन का। तो देखिए, मैं अगर इसको, ये A से B है ना, ये A से B, ये 20 का टेंशन है, तो हमें यहाँ ऐसे शो कर सकता हूँ 20 न्यूटन टेंशन है। ये खींच रहा है ना, इसको खींच रहा है ये इस तरह से 20 न्यूटन। सिमिलरली ये भी 20 न्यूटन है, तो वो C पे जा रहा है, ये भी 20 न्यूटन हो गया। अच्छा, यहाँ 10 आपको लग ही रहा है B पे, ये 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। और इसको मैंने एंगल को थीटा माना हुआ है। मैंने जब आपको पहले कुछ वीडियोस में क्वेश्चंस कराए हैं,
जिसमें कि 3, 4 और 5 फोर्सेस लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट पता करना था। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कुछ बातें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे ये कोई फोर्स F है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अगर एंगल थीटा है, ये होता है F cos थीटा और ये होता है F sin थीटा। यानी जिस डायरेक्शन से एंगल बनता है, मतलब फोर्स जो गिवन है ना, उसका जिस डायरेक्शन से एंगल थीटा बनता है उसमें कॉस आएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो 20 का फोर्स है, इसका इस दिशा से एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो जिस दिशा से एंगल बनता है थीटा, उसमें कॉस आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है फोर्स, ये 20, इसका इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट ये हो जाएगा 20 cos थीटा। जैसे ये था ना F, जैसे F था, ये F cos थीटा था, वैसे ये 20 है ना, तो ये 20 cos थीटा हो गया। सिमिलरली ये भी 20 है, तो इसका भी इधर 20 cos थीटा हो जाएगा। तो ये 20 cos थीटा इसका भी होगा। इसका वक्त मैं इसको 20 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं क्या? मैंने गुणा 2 से क्यों किया है? क्योंकि इसका भी होगा। जैसे मान लीजिए 20 और 20 आ गया, 20 + 20 40 होता है, तो मैं 20 × 2 कर सकता हूँ। तो 20 cos × 2 कर दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के कंपोनेंट ले लिए इस दिशा में। अब इनको भूल जाओ, इसको 20 को इसको 20 भूल जाओ। अब देखिए ये जो ऊपर जा रहा फोर्स और ये आ रहा नीचे, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्योंकि साम्यावस्था है ना। तो ये साम्यावस्था के लिए 20 cos थीटा × 2, 20 cos थीटा × 2, ये 20 cos थीटा × 2 बराबर 10 ये न्यूटन अभी नहीं लिखना होता है, बराबर 10। 20 cos थीटा × 2 बराबर 10। एक्चुअली ये एरो ऊपर लगा हुआ ना, तो ये फोर्स का कंपोनेंट इधर होगा और इसका भी कंपोनेंट इधर ही होगा। तो ये दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर दोनों मिल जाएंगे, और ये नीचे जा रहा है। ये दोनों जब बराबर होंगे तभी तो साम्यावस्था होगी। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इससे आपको cos थीटा मिल जाएगा 10/20 × 40, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25। जब cos थीटा मिल गया तो आपको थीटा भी मिल जाएगा। अच्छा, cos थीटा मिल गया ना, तो एक काम करते हैं, वो ये करते हैं कि मैं ये ट्रायंगल वापस बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है। अच्छा, मुझे BD निकाल, ये D है, ये B है, ये 2 मीटर है। अब अगर मान लीजिए हम कहते हैं ये एंगल थीटा है, ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने क्या होगा, लंब यानी परपेंडिकुलर। ये इसको मैं कुछ समय के लिए, चलो BD लिख दो, इसको कह सकते हैं BD/2, या एक काम करते हैं अपन, tan लेते हैं, 2/BD = tan थीटा। ठीक है, 2/BD = tan थीटा। हमें tan थीटा निकालना पड़ेगा, तो tan से यहाँ से निकलेगा, देखिएगा हमको क्या मिल गया था, cos थीटा। तो देखिए पहले थीटा निकाल लो, cos थीटा कितना है, 0.25, हमें चाहिए थीटा। तो थीटा होगा cos इनवर्स 0.25,
तो फिर बाद में हमारा tan थीटा भी निकल जाएगा। हाँ, हमें निकालना था cos इनवर्स 0.25। शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, अब cos दबाया, ये हो गया cos इनवर्स 0.25। ये आ गया 75.522, 75.522 डिग्री। सॉरी, यहाँ आएगा 75.522 डिग्री। हमें चाहिए tan थीटा, तो इसका tan ले लें, तो ये दबाया tan और बराबर, और आ गया 3.8729, 3.8729 ये tan थीटा आ गया। और अब यहाँ देखिएगा इस ट्रायंगल के अंदर ये अगर एंगल है न्यून कोण, तो सामने क्या होगा, लंब, ये होगा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बेस, तो लंब बटा आधार 2/BD यानी कि परपेंडिकुलर बेस 2/BD इजिकल टू tan थीटा। तो 2/BD इजिकल टू, और tan थीटा निकला था 3.8729। तो BD कितना हो जाएगा, 2 के अंदर 3.8729 का भाग लगा देंगे। इसका मतलब BD बराबर, अब ये 3.8729 का भाग लगाना ना, हमें करना है इसका रेसिप्रोकल। तो देखिए एक तरीका होता है, ये x इनवर्स दबा देंगे, इजिकल कर देंगे, ये भाग लग गया, लेकिन ऊपर 2 भी है, इंटू 2 भी करना पड़ेगा, इंटू 2 कर दिया तो आ गया 0.51639 को अपन 4 कह सकते हैं। ये आ गया मीटर के अंदर। ये हमारा आंसर आ गया सर, हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान तरीके से सवाल हो गया। मैं इसी क्वेश्चन को लामी से पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चंस को। तो आप इसको लामी से भी करने की कोशिश करें, इजीली हो जाएगा। लामी से करेंगे तो क्या होगा पता है आपको, 20/sin 180 माइनस थीटा बराबर 20/sin 180 माइनस थीटा बराबर 10/sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा को लिखूंगा बाद में 2 sin थीटा cos थीटा। बिल्कुल इजीली सवाल ये हो जाएगा। तो मुझे आशा है आपको ये अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल 7 पेज 54 की बात करके बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल 7 पेज 54, ये सवाल, इस प्रकार के सवाल मैंने पिछले वीडियो में किए थे। ये कौन सी, इसी बुक का है क्या? हाँ, इसी बुक का, बुक 1, एग्जाम्पल 7 पेज 54। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है। चित्र में एक घिरनी, ये घिरनी है डी, और AD, AB और AC, AD एक्चुअली D है ये, तो AD AC, AD के बाद क्या देगा AB, ये AB और AC रस्सियों में, ये रस्सियों कर दिया, रस्सियों में तनाव बल ज्ञात करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले फिगर बनाते हैं इसका, देख के मैं इसका फिगर बनाता हूँ पहले। देखिएगा ये कुछ इस प्रकार का है। ये यहाँ पे 20 kg F लिखना चाहिए, kg फोर्स। फिर यूँ है, सीधा जा रहा है, और यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे कुछ ये ऐसा है, और यहाँ पर 10 kg फोर्स है। ये एंगल 30 है, ये C है, ये B है, इस तरह से है ना। तो देखिए ये D है और ये A है,
डी गिरनी है, ए डी, ए बी, ए सी में टेंशन पता करने हैं, T1 T2 T1 T2 T3। T1 किस में है? ए डी में। ए डी में जो है T1 है, ये वाला T1। फिर ए बी में कितना है? T2। ए बी इसमें है T2, और आखिर में ए सी इसमें है T3, इसमें T3। ये हमको पता करना है, ये देगा। ठीक है, अब देखिए ये जो T1 है, ये तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 20 किलोग्राम फोर्स, कहीं कोई समस्या नहीं है, इसे तो आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो डोरी है ये इस गिरनी से होती हुई नीचे जा रही है, और यहाँ 20 kg फोर्स का वेट लटका हुआ है। जितना भार इसमें लटका होगा वही तो टेंशन होगा इसके अंदर। ये हो गया। अब मैं एक फिगर बना सकता हूँ इस प्रकार का। ये ए डी जो पोर्शन है ना, ये देखिए, ये ए है, ये डी है, और ये ऐसा कुछ है, ये सी है, ये बी है, और ये देखिए ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये 10 kg फोर्स है, ये T3 है, ये T2 है, और ये T1 में निकाल चुका हूँ 20 kg फोर्स। अब एक तो आप पक्का समझ लो, यहाँ लामी की प्रॉब्लम नहीं लग सकती इसके अंदर। लामी प्रॉब्लम कैन नॉट बी अप्लाइड। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर 3 की जगह 4 फोर्स काम कर रहे हैं, 1 2 3 4। अगर ये वाला T3 इसकी सीध में होता तो मैं लगा लेता, क्योंकि मैं एक दूसरे को बैलेंस वाला उसमें अभी क्वेश्चन किया था ना, जैसे 10 नीचे है, T3 ऊपर है, तो 10 - T3 कर सकता था मैं। लेकिन ये इस बार अभी लामी लगाना इसमें पॉसिबल नहीं है, और ये एंगल आपको दे देगा 30 डिग्री, 30 देगा। हमें T2 और T3 निकालना है। देखिए, अगर मैं सिग्मा H बराबर 0 करता हूँ, जो कि है साम्यावस्था है, सिग्मा H 0 करता हूँ तो क्या होगा? देखिए, हम जब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो उसमें वर्टिकल फोर्सेस नहीं आएंगे बीच में। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से आएंगे? ये हॉरिजॉन्टल है, ये इधर जा रहा है, वो T2 उधर जा रहा है, और ये जो T3 दिख रहा है आपको, T3 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, ये इधर जा रहा है, क्योंकि देखो T3 उधर जा रहा है ना, ये जब T3 उधर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर ही जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और बराबर 20 हो जाएगा। तो देखिए, ये T2 था और इसका कंपोनेंट इधर जाएगा। अच्छा, T3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? T3 cos 30, तो प्लस T3 cos 30। T2 हॉरिजॉन्टल है और इसका कंपोनेंट हो गया T3 cos 30, ये दोनों इधर हो गए। और अगर सिग्मा H 0 है तो ये दोनों मिलकर इसके बराबर होंगे, यानी कि इजिकल टू 20 हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे सिग्मा V बराबर 0। साम्यावस्था है ना? अरे भाई, साम्यावस्था जब है तो सिग्मा H और सिग्मा V तो 0 होते ही हैं साम्यावस्था में। अब वर्टिकल के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आता। जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। क्यों? हॉरिजॉन्टल फोर्स में एंगल कितना होता है? थीटा 0, और वर्टिकल में आता है साइन थीटा, तो साइन 0 तो 0 ही होता है ना। आप ध्यान रखें, जब कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें सिग्मा H की, तो इसमें आपको वर्टिकल फोर्स लेना ही नहीं है, या तो हॉरिजॉन्टल लेंगे या इंक्लाइन लेंगे। और जब सिग्मा V की बात करते हैं तो इसमें वर्टिकल ही लेंगे या इंक्लाइन लेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे। तो हम सिग्मा V के अंदर इसको नहीं लेंगे, इवन इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल। चलो मान लो ले भी लेते तो क्या होता? सिग्मा V के अंदर क्या आता है? साइन, तो T2 साइन 0, साइन 0 0 होता है। ये B साइन 180, साइन 180 भी 0 होता है।
लेकिन अच्छा तरीका ये है कि जब हम सिग्मा वी बराबर 0 की बात करते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लेना ही नहीं है। दो तरह के लेने हैं, वर्टिकल और तिरछा। तो वर्टिकल तो 10 है, नीचे जा रहा है, और तिरछा देखो T3 है। अब दिख रहा है T3, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट जाएगा वर्टिकल ऊपर की ओर, ऐसे जाएगा। देखिए T3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, T3 cos 30। वर्टिकल क्या होगा, T3 sin 30। हम कह सकते हैं T3 sin 30 ये ऊपर की ओर है बराबर 10 नीचे की ओर, बस। नाउ T3 sin 30 कितना होता है, 1/2 बराबर 10। तो बताइए T3 बराबर 10 दूना 20 न्यूटन हुआ कि नहीं, 20 किलोग्राम फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। ये लो जी आंसर आ गया, T3 का भी आ गया। अब T3 की इस वैल्यू को वापस इस पर पुट कर देंगे 1 के अंदर, फ्रॉम 1। तो T2 प्लस T3 कितना आया था अभी हमारा 20, और cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 20। तो T2 प्लस 10, 2 का भाग लगाओ, 10√3 बराबर 20, रूट प्लस वैसे एक मैं सलाह दूंगा आपको, हम बच्चों को बोलते हैं और मैं खुद ही वो गलती कर रहा हूँ, कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए एग्ज़ाम में, ख़ास तौर पर अंक कट जाते हैं, उसको काट के नया लिख दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए T2 प्लस √3 होता है 1.732, और 1.732 को 10 से गुणा कर जाएगा 17.32 इज इक्वल टू 20। तो T2 आ जाएगा 20 में से 17.32 घटा देंगे, 2.68 न्यूटन। अब हमारे पास तीनों आंसर आ गए, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, और T3 भी आ गया। T1 कितना आया था, 20 किलोग्राम फोर्स। T2 कितना आया था, अभी निकाला मैंने, 2.68। और T3 कितना है, T3 भी 20 ही था। ये हमारे तीनों आंसर आ गए। चेक करते हैं किताब में क्या कर रखा है। तो किताब में कर रखा है, देखिए आप जरा, ये T2 तो है 2.68, तो T2 हमारा देखिए आ रहा है 2.68। T3 है 20, T3 है 20, और T1 देखें, T1 कहाँ निकाला इन्होंने, T1 निकाला ही नहीं इन्होंने, वो इन्होंने सीधा ही 20 ही मान लिया उसको डायरेक्टली, ये देखो इन्होंने सीधा यहाँ 20 ही मान लिया बस, जबकि ये T1 20 था ना, तो इन्होंने लिखा ही नहीं, अब ये 20 था ना, सीधा इसको 20 ही ले लिया T1 को। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 पेज 75 बुक 2 का है। क्वेश्चन नंबर 15 पेज 75 ये वाला, किस बल समूह में संतुलन संभव है, 3, 4 और 5। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, न्यूटन, किलो न्यूटन, केजी फोर्स, अपन इसको न्यूटन मान लेते हैं। 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। दूसरा 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 1 न्यूटन। तीसरा 80 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, और ये 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 3 न्यूटन। इन 4 आंसर में से, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन के अंदर ये जो 3 फोर्स दे रखे ना हर एक में, वो इक्विलिब्रियम में पॉसिबल हैं, 3 में नहीं है। या तो इसमें पॉसिबल है, या इसमें, या इसमें, या इसमें। हमको तय करना है कि किस में पॉसिबल है। तो यहाँ आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो मैंने अब तक आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन समझा देता हूँ, बहुत शॉर्ट है, अच्छी बात है। एक ट्रायंगल लॉ होता है बल का, बलों का त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ये नियम क्या कहता है कि अगर आप 3 बलों को अगर आप 3 बलों को किसी त्रिभुज की 3
लगातार यानी कि क्रमिक यानी कि कॉन्जिक्यूटिव भुजाओं से रिप्रेजेंट कर पाओ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। इफ थ्री फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थ्री consecutive sides of a triangle, then the three forces will be in equilibrium। ये एक रूल है, ट्रायंगल लॉ है। यानी कि हमको वो जो तीन फोर्सेस हैं उनको रिप्रेजेंट करना होगा किसी ट्रायंगल की तीन लगातार भुजाओं से। तो ट्रायंगल बनना ज़रूरी है, यानी ट्रायंगल बनेगा तो इक्विलिब्रियम की बात होगी ना। तो ये बलों का त्रिभुज का नियम है, मैंने बोला हुआ है, बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ है। एक बार फिर बोल देता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर किसी त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं से तीन बलों को परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जा सके तो वे तीन बल साम्यावस्था में होते हैं, यानी उनका परिणाम ही 0 होता है। अब आप देखें इन चार जो ऑप्शंस हैं इनमें से किस में ट्रायंगल बनेगा, किस में नहीं बनेगा। आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात है, आपने कक्षा 8 या 9 में पढ़ा होगा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और चूंकि हम इन फोर्सेस को किसी ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो ये जो तीन फोर्स दे रखे हैं हर एक ऑप्शन के अंदर, इनमें से किन्हीं दो फोर्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और जिसमें ऐसा नहीं होगा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उल्टा चलते हैं, 1 5 3, और आप देखो 3 और 1 4 है, हमने दो फोर्स जोड़े और वो तीसरे से छोटा हो गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ये 30 और 10 जोड़े 40, तो ये भी 80 से छोटा है। देखो मैंने यहाँ क्या कहा था, 3 और 1 4 मिलकर भी 5 से बड़े नहीं हो रहे हैं, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ 30 और 10 40 मिलकर भी 80 से बड़े नहीं हो रहे हैं, ये भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ 1 और 3 मिलकर 4 होते हैं, वो 5 से छोटा है, यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन इस पर ट्रायंगल बन जाएगा। आप किन्हीं दो को जोड़ो, तीसरे से बड़ा होगा। जैसे 3 और 4 7, 5 से बड़ा है। 4 और 5 9, 3 से बड़ा है। 3 और 5 8, 4 से बड़ा है। ये यस है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए। यानी ये जो तीन फोर्सेज हैं, 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन, इनको आप संतुलन में रख सकते हो, पक्की बात है। बाकी को नहीं रख सकते, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो आप कैसे उसको बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये बल त्रिभुज का नियम है। मैंने बोला था, अगर तीन बलों को किसी त्रिभुज की तीन क्रमागत भुजाओं से परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो तीनों बल साम्यावस्था में होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। बस मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपको करा दिया है। एक मैंने और सोचा था ये कराने के लिए, क्वेश्चन 21 पेज 76 बुक 2 का है, तो देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगाया इसके ऊपर। बाकी तो बहुत सिंपल है, इस लामिस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन 21 पेज 76 ये है। किसी बिंदु पर तीन बल पी क्यू आर लगे हुए हैं। पी क्यू क्यू आर और आर पी के बीच का एंगल अल्फा बीटा गामा है। तो याद कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बल निकाय संतुलन में है। देखिएगा, जगह की कमी है तो मैं थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेता हूँ। ये P, ये Q, ये R। P और Q के बीच में एंगल अल्फा है, Q R के बीच में बीटा है और इसके बीच में गामा है। ये O पॉइंट मान लो आप इसको। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें कहा हुआ है। देखिए, देखा ना, P Q
क्यू आर आर पी के बीच एंगल अल्फा बीटा गामा है। तो ज्ञात कीजिए कौन सा बल निकाय संतुलन में है। आप तो एक काम करना, चारों के अंदर अगर ये तीन बल साम्यावस्था में हैं तो P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा होना चाहिए। ये आपको चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन के अंदर, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये तीनों मिल जाएंगे। वो ऑप्शन ये है, मैंने करके देख लिया था इसको। अब देखेंगे तो ये इसका डी वाला है, डी वाला ऑप्शन है, बाकी इसमें डी आंसर सही होना चाहिए। मैंने करके देख लिया था इसका। इसमें देखिए इसमें P दे रखा है 8, Q दे रखा है P 6, Q 8 और R 10, 6 8 10। ये है 6, ये है 8 और ये है 10। अब आपको इसमें क्या रखा है, अल्फा दिया आपको साइन इनवर्स 0.6। अल्फा कितना दिया है, साइन इनवर्स 0.6, यानी कि साइन अल्फा 0.6 है। साइन अल्फा बराबर 0.6 है। इसके बाद आपको इसमें दिया है बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8, यानी कि साइन बीटा है 0.8, साइन बीटा है 0.8। और इसमें गामा दे रखा 90 डिग्री, यानी कि साइन गामा हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 91 होता है, साइन गामा 1 हो जाएगा। अब आप अगर ये अप्लाई करते हैं फॉर्मूला P अपॉन साइन अल्फा, P कितना दिया आपको 6 बटा साइन अल्फा, इसके अंदर 0.6 है। हाँ सॉरी P अपॉन साइन अल्फा नहीं होगा, मैं इसमें लिखने में गलती कर गया। जब P लेते हैं ना P, तो ये साइन बीटा आएगा। यहाँ पे P लेंगे तो ये इनके बीच का एंगल आएगा। ये मैंने लिखने में जरा गलती कर दी यहाँ पे। देखिए P और Q के बीच में एंगल अल्फा है। जब P लूँगा तो ये बीटा आएगा, Q लूँगा तो ये गामा आएगा, और R लूँगा तो अल्फा आएगा। तो P लूँगा तो पहले ये साइन बीटा आएगा, Q लूँगा तो साइन गामा आएगा, और R लूँगा तो साइन अल्फा आएगा। ऐसे होगा, है ना। हाँ अब देखिए P अपॉन साइन बीटा, तो P हमारा कितना था 6, और साइन बीटा कितना है 0.8, साइन बीटा 0.8 है। साइन बीटा 0.8 ही है क्या, देख लेते जरा इसके अंदर। साइन ये इसका डी नहीं, शायद सी ऑप्शन सही, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तो इसमें बैठ नहीं रहा है। कौन सा क्वेश्चन था, 21वां है ना, 21वां। हाँ सी सही है इसका, सॉरी सी सही है। P है 3 4 5, P है 3 4 5। एक्चुअली चारों आपको अलग अलग चेक करने पड़ेंगे, मैंने चेक कर लिए थे और सी ही सही था एक्चुअली। तो मैंने आपको जल्दी से इसको, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये वाला पेज 75 नहीं, ये वाला क्वेश्चन है अभी हमारा कौन सा, ये क्वेश्चन 21 पेज 76, क्वेश्चन 21 पेज 76। तो इसमें जो सी ऑप्शन है 3 4 5, ये P जो है 3, Q जो है 4 और R जो है वो 5, ये दे रखा है 3 4 5। अल्फा 90 है, इसमें आपको अल्फा दे रखा 90 डिग्री।
अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री। फिर दे रखा है बीटा बराबर साइन इनवर्स 0.6, तो साइन बीटा हो जाएगा 0.6। तो साइन बीटा ये 0.8 नहीं होके यहाँ पे साइन बीटा जो है 0.6 है, और गामा है 90 डिग्री, सॉरी गामा है साइन इनवर्स 0.8, साइन गामा हो जाएगा 0.8, साइन गामा हो जाएगा 0.8। और राइटिंग नहीं करना, काट के नहीं लिख लो। तो साइन गामा 0.8, साइन बीटा 0.6, अल्फा 90। अब आप चेक कर लो आराम से। पी कितना था 3 बटा साइन बीटा 0.6 है बराबर क्यू आप देखिएगा इसमें 4, और जब क्यू लूँगा तो सामने साइन गामा, और साइन गामा का मतलब साइन गामा 0.8 बराबर आर, और आर आपको दे रखा है इसके अंदर 5, और साइन अल्फ़ा चूँकि 90 है, साइन अल्फ़ा 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 3 में जब 0.6 का भाग लगाएंगे तो एक पॉइंट को हटाते ऊपर 30, तो 6 पंजे 30, 5, ये 8 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 40 बटा 8 5, और 5 बटा 1 तो 5 ही होता है। ये तीनों देखिए बराबर आ गया। ये केवल ऑप्शन सी से ही आ रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है इसका, इस क्वेश्चन में जो आंसर है आपके वो सी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है, गलती से ऑब्जेक्टिव आ गया। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, आपको दरअसल ये चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और जब चारों चेक करेंगे तो पता पड़ेगा उसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि केवल सी वाले ऑप्शन में ये चीज़ जो आपको मैंने बताई है ये सेटिस्फाई होती है, बाकी किसी में सेटिस्फाई होती नहीं है, और जिसमें सेटिस्फाई होती है वो आंसर करेक्ट है। आज मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। आशा करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।